तो पहाड़ के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने अपनी बात यहां पर रखी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए पीडीएफ अभी कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का इंतजार कर रही है। पीडीएफ संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी की माने तो पीडीएफ अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा है कि पीडीएफ राज्यसभा चुनाव व मंत्रिमंडल के मसले पर मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। फैसला होता है वो हाईकमान से होता है। अब हाईकमान किसको कमान देती है ये उन पे डिपेंड है। भैया इसमें सपोर्ट और विरोध का मतलब ही नहीं। पहले दूल्हे को आने तो दो। अभी हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी हम अपने साथियों के बीच बैठेंगे और इस विषय पे या मंत्रिमंडल के विषय पे हम हरीश रावत जी को कतई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Presenting the amazing Omax Waterscapes, a first-time ever unique beach concept lifestyle envisioned by the Omax Group in Lucknow. Omax Waterscapes is designed exquisitely. 8 elegant towers stand tall, comprising this project, offering a varied choice of living. राजेश मसाला, स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। जमकर खाओ, खूब पचाओ, त्रिंगासव अपज और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। जो आजकल आपका आईलाइनर ही बहुत कुछ प्ले कर जाता है। अगर आप आईलाइनर लगा लेते हो और एक अच्छा सा काजल यूज करते हो तो उसी से आईज बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हैं। इस तरह से हमने मस्कारा लगा लिया है। मस्कारा लगाने के बाद अगर आंखों को आपको और भी स्टाइलिश पार्टी लुक देना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आईलैश कर्लर का। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पारस देसी घी, जीने का स्वाद। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। 10 की अच्छी बात, फख्र है ताकत। कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फापून। काशीपुर में विद्युत विभाग इन दिनों अपने बड़े बकायेदारों से वसूली अभियान में लगा हुआ है, लेकिन यह अभियान विद्युत विभाग का परवान नहीं चढ़ पा रहा है, क्योंकि विद्युत विभाग के बड़े बकायेदारों में कोई और नहीं बल्कि सरकारी विभाग ही शामिल हैं, जिनसे वसूली करना विद्युत विभाग के लिए टीड़ी कीर बन गया है। ऐसे में हर साल विभाग को करोड़ों के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विद्युत विभाग की नोटिसों का भी इन सरकारी विभागों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बकायेदारों की सूची में पुलिस, ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल, फायर स्टेशन और ट्रेजरार प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिनसे बकाया वसूलना विद्युत विभाग के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। जो हमारे चीफ इंजीनियर के से सूची निर्गत हुई है प्राइवेट बकायेदारों की, और उनमें हमारा डेली कार्रवाई हो रही है। कनेक्शन विच्छेदित भी किए जा रहे हैं और पैसा भी जमा हो रहा है। दिसंबर माह में हमारे पास लगभग 2 करोड़ रुपए केवल बकायेदारों का जमा हुआ था। इसी प्रकार जनवरी माह में भी 2 करोड़ से ऊपर है, और फरवरी में अभी हम लोग क्लोजिंग जो करी है उसका गणना कर रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास वसूली हुई हमारी केवल बकायेदारों से। मानव और वन्य जीवों के संघर्षों से होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से वन और दूरसंचार विभाग ने संयुक्त रूप से पहल की है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत न केवल फसलों और लोगों की जानमाल की सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि वन्य जीवों के खान पान की बेहतर व्यवस्था के साथ उनके नेचर की भी स्टडी कर इसे पर्यटन से जोड़ा जा सकेगा। इसके तहत रामनगर वन प्रभाग के पवलगढ़ में 80 हेक्टेयर एक ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2 प्राकृतिक जल स्रोत समेत वन्य जीवों के खान पान की व्यवस्था की जा रही है। जबकि दूरसंचार विभाग जानवरों की मॉनिटरिंग के लिए वायरलेस सिस्टम के जरिए सोलर बेस्ड रिकॉर्डिंग कैमरे लगा रहा है।
मूवमेंट क्या हो रहा है, एनिमल का बीमार है, कैसा है, कोई शिकार उनका मूवमेंट है, तो एक सभी प्रकार के जो मतलब आवश्यकता है हमको वन्यजीव सुरक्षा की रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सिस्टम हमने यहाँ BSNL के माध्यम से जो है मदद से यहाँ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो फॉरेस्ट ने अपना एरिया डेवलप किया है वाइल्ड एनिमल के बिहेवियर के लिए, उनकी कन्फाइनमेंट के लिए, उस एरिया में हम एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेट कनेक्टिविटी हम देंगे, जिसमें कि ये वहां से जितने भी जानवर रहेंगे उनके मूवमेंट को 24/7 बेसिस पे मॉनिटर करके एक कैमरा के थ्रू हम फॉरेस्ट ऑफिस के डेजिग्नेटेड कंट्रोल सेंटर्स पे ले जा सकें। जनपद उधम सिंह नगर के सिडकुल क्षेत्र स्थित एक दवा फैक्ट्री में अवैध रूप से मादक पदार्थ बनाए जाने का खुलासा होने के बाद अब प्रदेश पुलिस इंटरपोल के साथ ही नारकोटिक्स विभाग की मदद लेने जा रही है। गौरतलब है कि उधम सिंह नगर पुलिस ने इस बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनसे 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। पुलिस मुख्यालय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही इंटरपोल से संपर्क में जाने की बात कर रहा है। देखिए, एक अच्छा ब्रेक थ्रू है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई, जिसके आधार के ऊपर हेरोइन जैसी एक ड्रग जिसकी के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत वैल्यू भी है, और उसके साथ लिंक्ड एक हमारा यहाँ पे गिरोह पाया गया है। साथ ही इस केस में जो 2 एजेंसीज हैं जिनका हम सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे, उसमें से एक इंटरपोल है, और इस लेवल के और इस प्रकार के केसेस के बारे में उनके साथ भी शेयरिंग की जाती है, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं और ये भेजी भी विदेश जा रही थी। और देख लेते हैं क्या कह रही है तिरछी नजर। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे जानिए देश और दुनिया का हाल ईटीवी न्यूज में रीना के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों को आप www.hindi.news18.com पर लॉगिन करके लाइव देख सकते हैं। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग-रोधक सीमेंट। से कूटनीति तक सब कुछ हो चुका है ग्लोबल। उड़ान कई, बाधाएं कई, एक तरफ पिछड़े देश, दूसरी तरफ चौधरी बनने की चाहत। हाथ मिलाने से ही नहीं मिल जाते दिल। चालाक ड्रैगन की पड़ोसी पर नजर। आधी दुनिया में अस्तित्व का समर सिर्फ कहने से ही नहीं बन जाता। वसुदेव कुटुंबकम। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
यूपी विधानसभा में आज फिर शुरू होगी कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर होगी चर्चा। यूपी में किसानों पर कहर बनकर टूटी बारिश, फसलों को नुकसान, सीएम ने तत्काल सहायता देने की कही बात। यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती सवालों के घेरे में, टीटी फेल अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, डाइट ने स्वीकारी नियुक्ति पत्र की बात। कुशीनगर में खुलेआम घूम रहे हैं एसिड अटैक के आरोपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। और उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 10 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया, 20 मार्च को मतदान। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज पर। सबसे पहले खबर एटा से है, जहां जिला कारागार में एक बार फिर हिंसा देखने को मिली है और इसमें 6 कैदी सहित 11 लोग घायल हो गए हैं। जेलर अरविंद कुमार भी घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह कैदियों की चेकिंग के दौरान कैदी के पास 2 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड मिले हैं, जिस पर कैदी भड़क उठे और इस बात को लेकर जेल में कैदी और जेल प्रशासन में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान 11 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद भी जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी मौके पर 3 घंटे देरी से पहुंचे। जेल पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने जेल में हुई हिंसा की लीपापोती शुरू कर दी और जिला कारागार के अंदर घायलों का उपचार कराया जा रहा है। सुबह हम लोग तलाशी ले रहे थे बैरिक की, अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार, और अधीक्षक महोदय हमारे साथ थे। तो उन्होंने एक बैरिक में मोबाइल पकड़ा गया है और 4 सिम मनोज बंदी में। हमने उससे मोबाइल छीना हाथ से, तो उसने एकदम हम लोग पर हमला कर दिया। उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। मौके पे जेल प्रशासन के अन्य गार्ड को भी इकट्ठा करके उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। स्थिति पे सभी पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी फोर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मारपीट हुई है यहाँ पर कैदियों और पुलिस के बीच। आप देख सकते हैं जेल में किस तरह से मारपीट सामने आई है। यहाँ चेकिंग चल रही थी, रूटीन चेकिंग थी, लेकिन इस दौरान जब एक कैदी के पास से मोबाइल फोन मिला, सिम कार्ड मिले, तो कैदी यहाँ पर भड़क गए इसका विरोध करने पर और मारपीट हो गई। सिपाही और कैदियों में मारपीट हुई है। ये चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले थे। मारपीट में जेलर भी घायल हुए हैं, 6 सिपाही और 6 कैदी भी घायल हुए हैं और फिलहाल जेल परिसर में ही इनका इलाज चल रहा है। प्रवीण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं एटा से। प्रवीण, मारपीट हुई है यहाँ पर पुलिस के बीच और कैदियों के बीच, व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है जेल के अंदर, ये साफ दर्शाता है। जी बिल्कुल सही बात है। जो एटा जिला कारागार में अवैध वसूली का मामला आए दिन सामने निकल कर आता है, उसी बात को लेकर आज जब सुबह रूटीन चेकिंग की जा रही थी, कैदियों के एक कैदी के पास 2 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद हुए। इसी बात को लग गया, जब कैदी को मालूम पड़ा इन मोबाइलों को छीने झपटी की जा रही है, सभी कैदी एकजुट होकर प्रशासन पर हावी हो गए और इन दोनों में मारपीट इतनी जमकर हुई। कहीं न कहीं देखा जाए जो सिपाही इसमें एक घायल है, उसका जो कहना था, इसमें जेल प्रशासन के अंदर लाठीचार्ज भी किया है। करीब 11 लोग इसमें घायल हो गए हैं। जी, जेल प्रशासन का जवाब इस बात को लेकर क्या है कि बिना किसी मिली भगत के तो मोबाइल फोन सिम कार्ड अंदर तक पहुंचेंगे नहीं ना, कोई ना कोई होगा इसमें शामिल। जी बिल्कुल, एकदम जाहिर सी बात है। जो अवैध वसूली है, जो मामला दिन पर दिन सामने निकल कर रहा है। अभी एक ज्यादा दिन नहीं बीते जो मथुरा में भी जेल में हिंसा हुई थी, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जो कैदी आए दिन भड़क जाते हैं। कहीं ना जो अवैध वसूली है और मोबाइल फोन कहीं ना एक चिंता का विषय जरूर बनता है। जेल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मोबाइल भी पहुंच जाते हैं और सिम कार्ड बरामद की जगह ऐसा आराम की जो कैदी है जिंदगी बीत रही है उन लोगों की, कहीं ना कहीं देखा जाता है एक सवाल जरूर खड़ा होता है जेल प्रशासन के ऊपर। जी, जेलर भी हैं इन घायलों में, किसी को कोई गंभीर चोट आई है, कहाँ इलाज चल रहा है, क्या अपडेट है? जी, इसमें करीब 6 सिपाही और 6 कैदी इसमें जो घायल हुआ। एक इसमें जेलर है अरविंद कुमार, उनके हाथ में एक फ्रैक्चर भी आया, एक उंगली टूट गई है उसमें। जब सुबह घटना की पूरी जानकारी आला अधिकारियों में मौजूद थी, लेकिन उनके देखा जा रहा है ढीला ढाल जो रवैया था, 3 घंटे घटना की सूचना होने के बाद भी देरी से पहुंचे थे लोग। जी, यानी साफ तौर पर जो लापरवाही है जेल प्रशासन की, उसको छुपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एटा जिला कारा में इतना पूरी हिंसा जो हुई है, इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारी और जो डीएम है वो इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती कर रही हैं। और जो घायल
जेलर है उससे जो फ्रैक्चर आया था, जो घायल बंदी है और जो सिपाही है उनका जिला कारागार में उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी वो बिल्कुल ये जो उपचार चल रहा है जिला कारागार के अंदर उपचार कराया जा रहा है ताकि किन्हीं मीडिया कर्मियों को बाहर तक की सूचना न मिल पाए। जी, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल पुलिस की तरफ से जो सिम कार्ड थे, 4 सिम कार्ड मिले हैं, किसके नाम पर ये सिम कार्ड हैं और कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ कॉल की जा रही थी, ट्रेस किया जा रहा है। जी, इसमें जो जिला कारागार में जो अवैध वसूली का एक मामला सामने आता है, जब क्योंकि निकल के आए दिन जो सिपाही इसमें वसूली करते हैं और कैदियों को ऐसा आराम की जिंदगी व्यतीत करनी दी जाती है, उसमें मोबाइल फोन तो मिलते हैं। इसमें जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड का क्लियर नहीं हुआ है किन नाम से सिम कार्ड इशू कराए गए थे, वहीं अंदर तक कैसे पहुंचाए गए और मोबाइल फोन भी मिले हैं इसमें। लेकिन अब प्रशासन के आप रवैया जो देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई करते हैं लोगों के खिलाफ, जो मारपीट हुई है आला अधिकारी मौके अंदर पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पुलिस और जेल में जो कैदी थे उनके बीच मारपीट हुई है, रूटीन चेकिंग चल रही थी, मोबाइल फोन बरामद किए गए, कैदी के पास से सिम कार्ड मिले हैं और उसके बाद यहाँ पर हाथापाई हुई, मारपीट हुई है जिसमें 6 कैदी, 6 पुलिस वाले घायल हुए हैं और एक जेलर भी घायल हुए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें वाराणसी से, जहां पर एक बस पलट गई है, सड़क हादसा हुआ है, रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटी है और 40 यात्री घायल हुए हैं इस दुर्घटना में। 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। चोलापुर क्षेत्र के दानगंज बाजार की ये घटना है जहां पर हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वाराणसी से बस पलट गई है यहां पर और चोलापुर क्षेत्र की ये घटना है जहां पर सड़क हादसा हुआ है, बस पलटी है, फिलहाल इलाज चल रहा है। 40 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 12 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 40 यात्री घायल है, 12 की हालत नाजुक है, अस्पताल में, जिला अस्पताल में भर्ती इनको कराया गया है जहां इलाज चल रहा है इनका। हादसा हुआ कैसे ये भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि बस बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में 40 लोग घायल हुए हैं, 40 यात्री घायल हुए हैं जिनमें से 12 की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है जहां इलाज चल रहा है इनका। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के दानगंज बाजार में ये हादसा हुआ है। और एक और बड़ी खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर एक बर्फीली चट्टान गिरने की वजह से हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में कई जवान जो हैं वो दबे हैं और शियालेख आर्मी कैंप पर बर्फ की चट्टान गिरी है। रेस्क्यू के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुका है। 2 जवानों के शव निकाले गए हैं और एक जवान अभी भी यहां दबा हुआ है बताया जा रहा है। बर्फ से 5 घायलों को बाहर निकाला गया है और भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर बर्फ की चट्टान गिरी है छियालेख आर्मी कैंप पर और इस आर्मी कैंप में उस वक्त जो जवान मौजूद थे वो इस बर्फ की चट्टान के नीचे दब गए और इसमें 2 जवानों की मौत हो गई है। शव निकाले गए हैं 2 जवानों के और कहा यह जा रहा है कि एक जवान अभी भी वहां पर दबा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जिनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये छियालेख आर्मी कैंप है जहां पर बर्फ की चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ है। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बर्फ की चट्टान यहां पर गिरी है आर्मी कैंप पर और इसमें कई जवानों के दबने की खबर है। 2 जवानों के शव निकाले गए हैं, 5 को निकाल लिया गया है, एक की अभी भी बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, मथुरा से है। यहां पंचायत के दौरान सभासद को गोली मार दी गई। सभासद संतोष पाठक को रंजिश में गोली मारने का आरोप पूर्व बीएसपी प्रत्याशी पर लगा है। संतोष पाठक को गोली लगने के बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। पूरा मामला हाईवे थाना क्षेत्र के मोतीकुंज कॉलोनी का है। लोकप्रिय नेता मैं कमलकांत उपमन्यु जी के घर पर बैठा हुआ था जी। तो कमलकांत उपमन्यु जी की कोई बात हुई होगी गुड्डू गौतम से, मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन वहां से वो गालियां देता हुआ उपमन्यु के घर पे आया। उसने गोलियां चलाना चालू कर दिया गुड्डू गौतम ने और जिसमें से एक गोली मेरे को लग गई है।
जनपद संभल की हयातनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों पर शक होने पर रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से तमंचे सहित चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों बदमाश थाना पाकबड़ा के कुख्यात हैं और हत्या के केस में वांछित चल रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के नाम मोनू और कुंवरपाल बताए जा रहे हैं, जो कि थाना पाकबड़ा के निवासी हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया तो फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कुख्यात अपराधी बताए जा रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां जो यूपी विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने जा रही है और आज की इस कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा होनी है। तो कार्यवाही आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है और प्रश्नकाल अभी चल रहा है। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा की जाएगी। 5, 6, 7 और 8 मार्च को विधानसभा में कार्रवाई नहीं होनी है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी कानपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर गंगा के पावन तट पर यूपीएसआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ ऑटो एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं, जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। कानपुर से सटी हुई लगभग 1100 एकड़ की यह परियोजना पूर्णतः प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली एवं जीरो डिस्चार्ज सिटी होगी। We will sit across the table, find out what you need, and we will come out with a special facilitation package for you. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनने वाली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में लगभग 100 से 150 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग शामिल है। भविष्य में यह परियोजना कानपुर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल साबित होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। स्कूल में वो रफ एंड टफ तो लड़कों को पिटाई कर देते थे कई बार। मेरा नाम था लेडी गुंडा, क्लास की मॉनिटर थी, तो जो शैतानियां करते थे लड़के, मैं उनको सिर्फ वार्निंग देती थी और टिफिन पीरियड में मैं उनके बालों से लटक जाती थी, उनको पीटती थी। और अब बात करेंगे बारिश की, जो आफत बन गई है किसानों के लिए। यूपी में हुई बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। फसलें तबाह हो गई हैं और किसान खून के आंसू रो रहा है। किसानों के लिए होली की तैयारियां भी बेरौनक हो गई हैं। मेरठ से ये खास रिपोर्ट। बेमौसम बरसात, फसल पर तुषारापात। मानसून ने खरीफ की फसल चौपट कर दी है और अब बिन मौसम हुई बरसात रबी पर भी भारी पड़ रही है। खेतों में खड़ी दानेदार फसल देखकर जो किसान वाग गा रहे थे, अब वो शासन तक अपनी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बारिश के साथ साथ गिरे ओलों ने तबाही दोहरी कर दी है।
किसानों के घर के चूल्हे बुझ गए हैं। तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अभी धूप निकाल दे, थोड़ी बहुत फसल जो बची है इसमें थोड़ा बहुत अनाज पैदा मिल जाए कुछ। बस इस नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने बहुत ही किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मौसम ऊपर वाला ठीक कर दे तो जो बची फसल है हमारी वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। वो हमने तो जो मतलब मेहनत करी थी, खाद पानी लगाया था, कुछ भी मतलब नहीं बचा। अब इस बारिश ने और ओलों ने जो है पूरे गेहूं का नाश कर दिया, पूरी सरसों बेकार कर दी, चने। तेज हवा के झोंकों से खेतों में बिछी गेहूं की फसल के बारिश में भीगकर सड़ने का खतरा पैदा हो गया है। खेतों में नया आलू भी तैयार है। खुदाई का समय चल रहा है, लेकिन खेतों में पानी भर जाने के कारण उसके सड़ने का अंदेशा हो रहा है। सरसों, मटर सहित कई फसलें अभी किसानों को खून के आंसू रुला रही है और आगे ये मध्य वर्ग को महंगाई के आंसू रुलाएगी। शासनादेश के अनुसार इसमें सर्वे कराया जा रहा है। सभी हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी गांव हैं उसमें वो सर्वे करा लें और फसल का जो नुकसान है उसका आकलन कर लें। तदनुसार इसमें सभी हमारे जो किसान हैं उनको सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी सहायता कितनी ही सुलभ क्यों न हो, किसानों के जख्म पूरी तरह नहीं भर सकती। जबकि सच ये है कि बर्बाद हुई खरीफ की फसल का मुआवजा कई जगह अब तक लटका है। मौसम विभाग ने अभी 1-2 दिन और ऐसे ही मौसम की भविष्यवाणी की है, लेकिन काश ये सच न हो। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इन किसानों की जरूर सुनेगी और इन्हें उचित मुआवजा मिल पाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, ETV न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। गेहूं की फसल बारिश के चलते खेतों में बिछ गई है। आलू, सरसों और दलहन की फसलों का भी नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान को लेकर सीएम अखिलेश गंभीर दिख रहे हैं और उन्होंने नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम अखिलेश ने किसानों को तत्काल सहायता देने की बात कही है। यूपी में झांसी और दूसरे जगहों पर फसल बर्बाद होने से किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। अपनी फसलों की इस बर्बादी को देखकर किसान सुसाइड करने को मजबूर हैं। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के सुट्टा गांव में एक किसान ने सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है कि 6 एकड़ में फसल बोई थी, लेकिन बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई और किसान धीरेन्द्र ने पेड़ से लटककर जान दे दी। इससे पोस्टमार्टम करा रही है। हमने प्रधानाधिकारी महोदय से कहा है कि मौके पर जाके इसकी जांच कराइए और जो भी इसके पीछे तथ्य है उसकी उस पर कार्रवाई करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उस पीड़ित परिवार को जो भी अधिक से अधिक न्याय मिलने के लिए और लाभ मिलने के लिए जो हो सकता है उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे फसल का नुकसान भी काफी इस क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, आप देख रहे हैं पानी लगातार बरस रहा है। ये सीधे तुरंत आकलन करना कि फसल के नुकसान के कारण ही उन्होंने आत्महत्या की है, ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना। इसकी विस्तृत जांच हम लोग कर रहे हैं और न केवल उस किसान की बल्कि पूरे जनपद में जो फसलों की क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। बुंदेलखंड के कई इलाकों में हुई बेमौसम बरसात से भारी तबाही हुई है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी हैं। तेज हवाओं से खड़ी फसलें गिर गई हैं। फसलों को इस बर्बादी को देखकर जहां एक किसान की सदमे से मौत हो गई, वहीं दूसरे किसान ने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तुमने जहाँ देखा कि फसल नष्ट है तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और बारिश से बहुत नुकसान हुआ है फसल में। गांव का भी बहुत कर्ज पड़ा, बैंक का भी पड़ा होगा। उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में 4-5 सदस्य हैं। 5 बीघा खेती है, 2 बच्चे हैं, कैसे अपना चलाएं। एक लड़की है वो बहुत छोटी है, उसकी शादी कैसे करेंगे ये बताइए आप। आगरा में बारिश से किसान परेशान हैं। सोमवार की शाम को हुई ओलावृष्टि ने बची हुई फसलों को भी तहस नहस कर दिया। किरावली के आधा दर्जन गांवों में ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।